अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के जो बेटा हमारे पास लेक्चर है दैट इज अबाउट डीएनए। अब न्यूक्लिक एसिड्स को हम इंट्रोडक्शन उनका कर चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या है। डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए मीन राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने ये बात पढ़ी थी कि पीए लवीन ने 1920 के अंदर ये बात हमें बताई थी कि न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे कि तीन कंपोनेंट्स हैं। एक आपके पास पेंटोज शुगर है। अगर वो डीएनए है तो उसके अंदर जो शुगर होगी वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। और अगर वो आरएनए है तो उसके अंदर बेटा राइबोज शुगर होगी। इसी तरह बेटा डीएनए को बनाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उन्हें आप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का नाम देंगे। और आरएनए को जो न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे दीज आर नोन एज राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स के तीन कंपोनेंट्स हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फेट ग्रुप। तो आज हम डिटेल के अंदर बेटा डीएनए को पढ़ते हैं। इसको लोकेशन पढ़ेंगे कि कहाँ प्रेजेंट है, इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने लगे हैं। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर टॉपिक बेटा। अब देखिए बेटा, हमारे पास अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए मतलब डीऑक्सी, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब अगर आप देखें कि प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है तो बेटा पहली बात आपने याद रख लेनी है कि डीएनए इज बेसिकली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब अगर आप बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन सेल है, ठीक है, या प्लांट सेल है, तो डीएनए हमेशा क्रोमोसोम्स में, ठीक है, इन द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा बेटा, ठीक है, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आमतौर पर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसलिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स का नाम भी देते हैं। और इसके अलावा बेटा देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अलावा ये बेटा बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट है। अब बैक्टीरिया को आमतौर पर उसके अंदर ट्रू क्रोमोसोम्स तो नहीं होते क्योंकि उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। लेकिन बेटा बैक्टीरिया को आप हैप्लॉइड सेल का नाम देते हैं, ठीक है, मतलब उसके अंदर सिंगल अनपेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और उसके अंदर आमतौर पर देखें तो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपको डीएनए या हेरिडिटरी मटेरियल मिल जाता है। तो मतलब हर सेल के अंदर, चाहे यूकैरियोटिक है चाहे प्रोकैरियोटिक है, उसके अंदर डीएनए बेटा मौजूद होता है, लाजमी होता है। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब देखें, अगर हम बात करें कि डीएनए की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। मतलब न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या था, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का कौन सा होगा, कौन सा न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। मतलब बेटा ये कि ये वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जिनके अंदर बेटा डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। तो देखिए हमारे पास अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ कौन कौन से होंगे। नंबर वन बेटा आपके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने पेंटोज शुगर से कार्बन नंबर 2 से ओ रिमूव कर दिया तो डीऑक्सीराइबोज शुगर बन गई। और बेटा दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा बेटा, वो होगी नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस हम कल लेक्चर्स के अंदर अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। और बेटा तीसरा जो कंपोनेंट है बेटा वो आपके पास है फास्फेट ग्रुप, या जिसे मैं फास्फोरिक एसिड लिख देता हूँ H3PO4। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं बेटा जो न्यूक्लियोटाइड्स को बनाते हैं। तो अगर डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनस बेस और आप फास्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे तो आपके पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है बेटा, जब भी हम न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, आरएनए की या डीएनए की, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो हमेशा मोनोफॉस्फेट वाले होंगे। क्योंकि हमने जैसे एटीपी के अंदर पढ़ा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमारे पास मोनोफॉस्फेट वाले भी होते हैं, डाइफॉस्फेट वाले भी होते हैं और ट्राइफॉस्फेट वाले भी होते हैं। तो लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड से हम आरएनए बनाए चाहे डीएनए बनाए, उसके लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए वो हमेशा मोनोफॉस्फेट वाले होंगे। देखिए हमारे पास चार तरह के न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नंबर वन बेटा आपके पास है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। कैसे पढ़ेंगे बेटा, डी का मतलब डीऑक्सी, ए का मतलब एडिनो, सीन, एम का मतलब मोनो, पी का मतलब फास्फेट। तो पहला जो बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है दैट इज डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरा बेटा आपके पास है डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तीसरा आपके पास है बेटा डीऑक्सी सैटिडीन पढ़ना है बेटा, साइटोसिन नहीं पढ़ना, ठीक है, डीऑक्सीसैटिडीन मोनोफॉस्फेट। और लास्ट में बेटा आपके पास है डीऑक्सीथैमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये बेटा आपके पास चार डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो स्पेसिफिक सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ यूनाइट होते जाएंगे, एक लंबी चेन बना लेंगे बेटा न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाएगी, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी।
और वो दो स्ट्रैंड्स आपस में मिलकर किसको बना देंगे, डीएनए को बना देंगे। तो आपने हमेशा याद रखने बेटा कि डीएनए के अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी सैटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। क्लियर होगी बेटा ये बात। अगर हम फंक्शंस की बात करें बेटा तो देखें डीएनए बेसिकली क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है कि हमारे पास इसके जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसे आप जीन का नाम देते हैं, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होती हैं बेटा वो किस शक्ल में होती है, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो बेटा हमारे पास डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है। क्लियर की बेटा ये बात, इट इज द हेरिडिटरी मटेरियल। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये कंट्रोल करता है ऑल द पोटेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल ने जो भी काम करना है, कोई भी काम करना है, उसका कंट्रोल किसके पास है बेटा, वो डीएनए के पास है। अब हम आगे सेंट्रल डोग्मा के अंदर पढ़ेंगे कि हाउ इट वर्क, कि डीएनए काम कैसे करता है, मैकेनिज्म कैसे करता है, एक्टिविटीज को रेगुलेट कैसे करता है बेटा। क्लियर की बेटा ये बात। तो अब देखें ये इसका फंक्शन हो गया। देखें अगर आप डीएनए बनाना चाहते हैं तो कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे बेटा, तो आपने याद रखना है इसमें पॉलीमरिज्म होगी। पॉलीमरिज्म का मतलब क्या होगा बेटा कि आपने पॉलीमर बनाना है। अब अगर आपने पॉलीमर बनाना है तो बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो बेटा आपने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ना है। तो जब आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ लेंगे तो इनके जोड़ने से जो एक लंबा चेन बनेगा, ठीक है, एक लंबी चेन बनेगी, जो स्टैंड बनेगा उसे आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड का नाम देंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कह लें, ठीक है, या आप चेन कह लें। क्लियर की बेटे भैया। तो इसमें देखें कल भी मैंने ये बात बताई थी कि अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ते हैं तो उनके दरमियान लिंकेज या बॉन्ड कौन सा होगा बेटा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। तो देखिए अगर आपके पास दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो डाइन्यूक्लियोटाइड बनेगा, तीन जुड़ेंगे तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड, इस तरह बहुत सारे जोड़ते जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड। अब आपको डीएनए बनाने के लिए कितने स्टैंड चाहिए, दो चाहिए, क्योंकि डीएनए के पास दो हेलिकल स्टैंड्स होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स है। तो आप बेटा इस तरह न्यूक्लियोटाइड्स के जरिए इनकी पॉलीमरिज्म करवाएंगे, इनका पॉलीमर बनाएंगे, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड्स दो बना लेंगे, उसको आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा बेटा। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो ये कैसे डीएनए बनता है, एक चेन कैसे बनती है, दूसरी कैसे होती है, ठीक है मित्र, जिसे आप डीएनए रेप्लिकेशन का नाम देते हैं। तो अब ये सेकंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे बेटा। अब देखें हम क्या करते हैं, इसे पॉलीमरिज्म को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्टली तो बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके पास डीएनए के पास दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। अब वो दो स्ट्रैंड्स कैसे रन करते हैं बेटा, दो स्ट्रैंड्स ऐसे रन करते हैं कि सपोज वन दैट ये आपके पास एक स्ट्रैंड है, ठीक है, इसे मैं कहता हूं कि ये हमारे पास है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है बेटा, ये सारा बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड है। अब देखें आपके पास जो दूसरा होगा, ये देखें ये सपोज वन दैट ये दूसरा स्टैंड है, तो वो होगा बेटा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब इनके दरमियान बेटा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इनके नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान, जो इन स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़कर रख रही है। तो ये बेटा हमारे पास डीएनए का, ठीक है, एक सिंपल मॉडल है, ठीक है। तो देखें आपके पास कितने स्टैंड्स है, दो हैं, एक रन कर रहा है बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन और दूसरा कर रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो मतलब बेटा कहने का ये है कि दोनों स्टैंड्स की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या बेटा, अपोजिट है, एंटी पैरेलल है। क्लियर होगी बेटा ये बात। हम आगे मजीद जब वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ेंगे तो इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूं बेटा कि आपके पास ये जो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी सैटिडीन मोनोफॉस्फेट और थायमिडीन मोनोफॉस्फेट है, इसको मैं जोड़ने लगा थ्रू द फास्फोडाइस्टर लिंकेज। अब देखिए ये मैंने एक हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाया है। अब इस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर देखें ये मैंने अटैच किया एडेनिन। अब एडेनिन अटैच किया, ये आपके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है और ये आपके पास फास्फेट ग्रुप है। तो ये जो एक बेटा आपके पास बना है इसे आप क्या नाम देंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब देखिए हमेशा नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होती है और कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी। और ये देखिए कार्बन नंबर 3 के साथ मैंने रेड कलर में OH डिनोट किया है, क्योंकि फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कल हमने एक ईस्टर बॉन्ड बनाया था किसके दरमियान, कार्बन नंबर 5 और फास्फेट के दरमियान। ये वाली जो लिंकेज है ये क्या, एस्टर लिंकेज है। आज हम एक और एस्टर लिंकेज बनाएंगे तो फिर हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान दो एस्टर लिंकेज आ जाती है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि बेसिकली दो न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्टेड हैं थ्रू द फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो अब देखिए ये आपके पास कौन सा साइटोसिन वाला है, ठीक है, साइटोसिन मैंने अटैच की है, ठीक है, कार्बन नंबर 1 के साथ और कार्बन नंबर 5 के साथ थ्रू द एस्टर लिंकेज फास्फेट ग्रुप है। तो ये आपके पास कौन सा बन जाएगा बेटा, देखें
ये कौन सा था, ये आपके पास था डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है बेटा। ये कौन सा बेटा, डीऑक्सी सेटेडीन मोनोफॉस्फेट, ये आपके पास दूसरा है। अब इन दोनों को मैं अटैच करने लगा हूं, जोड़ने लगा हूं। देखिए बेटा मैं कैसे जोड़ूंगा, देखिए एक न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के कार्बन नंबर 3 से OH रिमूव होगा, OH निकल गया, और यहां से क्या रिमूव होगा, H रिमूव होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा बेटा तो दरमियान में क्या बच गई, ऑक्सीजन। तो बेटा अब हमारे पास कार्बन नंबर 3 भी इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और जो फास्फेट है बेटा वो भी इसी ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है, कनेक्ट हो जाएगी। तो अब देखें, एक आपके पास ये वाला एस्टर लिंकेज थी, ठीक है, ये देखें कार्बन COP, और दूसरी बेटा आपके पास ये बन गई। तो अब ये जो बॉन्ड बने बेटा, इस बॉन्ड का क्या नाम है, देखिए अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं COP, देखें कार्बन नंबर 5, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, फिर दरमियान में क्या आया, O आया, ठीक है, फिर क्या आई, P आई, फिर P के बाद दोबारा क्या आया, O आया, ठीक है, फिर हमारे पास कार्बन नंबर 3 आया। तो देखिए ये जो बॉन्ड बनते हैं COPOC, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा बेटा, इस बॉन्ड को आप नाम देते हैं कौन से बॉन्ड का बेटा, फास्फोडाइस्टर लिंकेज का। दिस इज अ फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो कहीं भी अगर POC, देखें यहां से पढ़ेंगे POC, इधर से पढ़ेंगे POC, तो जहां POC बॉन्ड आ जाए ये बेसिकली फास्फोडाइस्टर लिंकेज होती है। जैसे कि आप कहते हैं का CN बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं जी, पेप्टाइड बॉन्ड को। आप कहते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। तो इसी तरह बेटा POC जो है ये किसको रिप्रेजेंट करे, देखें इधर से पढ़ें POC, ये भी हमारे पास एस्टर बॉन्ड है, POC ये भी एस्टर बॉन्ड। तो दो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो बॉन्ड डेवलप हुआ है दैट इज फास्फोडाइस्टर लिंकेज। क्लियर बेटा। अब देखें आपने एक बात याद रखनी है बेटा कि आपके पास हमेशा जो चेन रन करेगी, देखें आप फिर इस कार्बन नंबर 3 के साथ और न्यूक्लियोटाइड ऐड को कर सकते हैं। तो इसी तरह बेटा हर एंड पर आपको कार्बन नंबर 3 के साथ OH फ्री मिलेगा। जब ये फ्री मिलेगा इट मींस यू कैन ऐड मोर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इनटू द चेन। तो जैसे आप चेन के अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाएंगे तो चेन बड़ी होती जाएगी, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड बन जाएगा। तो एक स्टैंड ऐसे तैयार हो जाएगा, दूसरा कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन इन दोनों स्टैंड्स की प्रिपरेशन को देखें तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। देखें यहां आपने एक बात याद रखनी है बेटा, अब ये देखें ये कौन सा एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये कौन सा है 3 प्राइम एंड। हमेशा बेटा हमारे पास जो चेन रन करती है बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। कौन सी बेटा, देखें ये जो स्टैंड है इसे मैं नाम दे रहा हूं 5 प्राइम टू, क्योंकि ये कार्बन नंबर 5 है यहां, और यहां कौन सा बेटा, देखें कार्बन नंबर 3 है। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर रन करेगी। इसकी डायरेक्शन ये है। अब देखिए मैंने कहा था कि इसके अपोजिट जो स्ट्रैंड होना चाहिए डीएनए के लिए वो इसके एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसका होना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिकली एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, 180 का एंगल होता है। अब देखें ये आपके पास एक स्ट्रैंड है, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, कौन सा है बेटा, देखें थायमीन लगी हुई है, तो ये डीऑक्सीथायमिडीन मोनोफॉस्फेट बन गया। ये कौन सा बेटा, ये है हमारे पास डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये आपके पास दो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, हम इनको जोड़ने हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास अब इसमें देखें, अब ये कार्बन नंबर 5 है और ये इसका फास्फेट ग्रुप है, ठीक है। अब देखें और दूसरे का ये कार्बन नंबर 3, देखें इसका कार्बन नंबर 3 जो है इसके साथ OH यहां अटैच होगा, ये बात याद रखनी है। अब आपने इससे पहला समझना है। अब देखें इसके कार्बन नंबर 3 के साथ OH अटैच है, तो यहां से क्या रिमूव होगा, OH कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, और यहां से H रिमूव होगा, क्या बच गई, ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को मैं दरमियान में लाता हूं, ये देखें, तो देखें फास्फेट भी इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गई, और ये कार्बन नंबर 3 भी इसी के साथ अटैच हो गया, तो लिंकेज एस्टर लिंकेज बन गई। अब देखिए POC, अगर मैं ऐसे से लिखता हूं POC, अगर ऐसे पढ़ूं तो फिर भी POC, तो ये देखें ये ऑक्सीजन है और ये बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, तो फिर दोबारा वही POC, ये कौन सा लिंकेज बन गई बेटा, ये बन गई दोबारा से फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो आपने याद रखना बेटा कि दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान हमेशा जो लिंकेज या बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है बेटा, वो हमेशा होगा फास्फोडाइस्टर लिंकेज। आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा POC से, ठीक है, या ऐसे COPOC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो कहीं भी आ जाए COPOC या POC, अब आपको अगर ये चीज आ जाती है, कंसेप्ट है, तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द फास्फोडाइस्टर लिंकेज बेटा। तो कार्बन नाइट्रोजन पेप्टाइड, कार्बन ऑक्सीजन ग्लाइकोसिडिक, और POC फास्फोडाइस्टर लिंकेज।
तो ये देखिए फास्फोडाइस्टर लिंकेज है। अब देखिए हमारे पास इस चेन के अंदर भी आप कार्बन नंबर 3 के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है ऊपर, आप इसमें मजीद कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सकते हैं। तो अब आप यहां ऐड करेंगे तो ऊपर ऐड करते जाएंगे, यहां ऐड करते थे तो नीचे, तो डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट। तो देखिए अगर इनकी हम डायरेक्शन को देखें बेटा कि इनकी डायरेक्शन कैसी है, तो आप देखें ये एंड कौन सा था, ये एंड था बेटा 5 प्राइम एंड वाला, तो हमने कहा ये 5 प्राइम एंड है। और बेटा ये एंड कौन सा था, ये जो एंड था बेटा ये था 3 प्राइम एंड वाला। तो हमेशा जो चेन रन करती है, जो ग्रो करती है, वो हमेशा 3 प्राइम एंड से करती है। तो देखिए ये 3 प्राइम एंड नीचे है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है, ये अपवर्ड डाउनवर्ड आ रही है, अपवर्ड जा रहा है। तो इन दोनों स्ट्रैंड्स की जो डायरेक्शन एक दूसरे के क्या बेटा, अपोजिट है। तो देखें अब क्या होगा, ये तो हमने बना ली, ये हमने सारे कुछ चीजें बना ली। अब देखें अगर हम बात करें कि इन दो स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़कर कौन रख रहा है, तो फिर हम देखेंगे बेटा कि इनके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं हर स्टैंड के पास, वो दूसरे स्टैंड के नाइट्रोजनस बेसिस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। इन्हें हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस, पेयर बन जाते हैं बेटा। तो आपने ध्यान रखना है बेटा, देखें एडेनिन के सामने हमेशा क्या आपको मिलेगा, थायमीन, और एडेनिन हमारे पास थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी बेटा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। तो ये इस तरह आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह बेटा साइटोसिन गुआनोसिन के सामने होगी, या गुआनोसिन साइटोसिन के सामने, और साइटोसिन और गुआनोसिन के सामने हमेशा बेटा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, 3 बनेंगे। तो आपने बेटा ये बात याद रखनी है कि ये जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, देखें एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, जो दूसरे एक दूसरे के अपोजिट है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये देखिए ये आपके पास क्या है जी, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये बेसिकली करते क्या हैं, ये इन 2 स्ट्रैंड्स को आपस में पकड़ कर रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो देखें आपने यहां तक समझ लिया। अब देखें ये अगर मैं बात करूं, देखें ये इसकी ऐसे, तो ये उसकी बैकबोन है। तो दरमियान में बेटा दोनों को कनेक्ट करके रखने वाली फोर्स कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थायमीन में के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 है। ये एमसीक्यूज है। लेकिन इसकी जो बैकबोन है उसको कौन बना रहे, फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर। तो आपने याद रखने बेटा, हम आगे भी पढ़ेंगे कि डीएनए के स्टैंड की जो बैकबोन है बेटा, बैकबोन कौन बनाती है बेटा, शुगर फास्फेट। कौन बनाएगा, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट। इसी तरह आपने पढ़ा होगा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, उसकी बैकबोन ग्लिसरॉल बनाता है, ठीक है। तो इसी तरह बेटा हमारे पास डीएनए के स्टैंड की जो बैकबोन है वो कौन बनाएगा, फास्फेट शुगर, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, ठीक है। तो बैकबोन इज फॉर्म बाय द शुगर फास्फेट, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके कौन रखते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड, या यूं कहने के कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस आपस में जो बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो बेसिकली इन 2 स्ट्रैंड्स को आपस में कॉइल करवा के रखते हैं। क्लियर की बेटी बात। अब देखिए अरविंद चरगफ ने एक रूल पेश किया, तो उसे अरविंद चरगफ रूल भी कहते हैं। अब उसने ये बात कही थी बेटा कि हमारे पास एडेनिन के सामने हमेशा क्या होगा बेटा, थायमीन होगा। एडेनिन के सामने क्या होगा, थायमीन, और उन दोनों के दरमियान बॉन्ड कौन से होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और साइटोसिन के सामने बेटा हमेशा क्या होगा बेटा, गुआनोसिन होगा, ठीक है, गुआनिन होगा। तो एडेनिन के सामने थायमीन और साइटोसिन के सामने गुआनिन। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो अब मुझे ये बताएं कि अच्छा एक और उसने और बात की थी कि हमेशा बेटा डीएनए के अंदर नंबर ऑफ प्यूरिन्स हमेशा इक्वल होंगी बेटा पेरीमेडिनीज के। किसकी इक्वल होंगी बेटा, पेरीमेडिनीज के। कि जितनी बेटा प्यूरिन्स की तादाद होगी उतनी ही बेटा किसकी होगी, पेरीमेडिनीज की। अब प्यूरिन का मतलब क्या होता है, देखिए प्यूरिन का मतलब ये होता है कि एडेनिन प्लस गुआनिन, ये प्यूरिन्स हैं। पेरीमेडिनीज का मतलब साइटोसिन प्लस थायमीन। कि अगर आप एक स्टैंड में एडेनिन और गुआनिन को ऐड करते हैं और साइटोसिन और थायमीन को, तो इनकी तादाद क्या आएगी, इक्वल आएगी। अगर मैं कहता हूं कि ये भी 100 हैं तो ये भी बेटा कितनी आएगी, 100। और इनके दरमियान अगर आप रेशो निकालें तो रेशो हमेशा कितनी रहेगी, 1:1 रहेगी। ये आपने बात याद रखनी है। तो अरविंद चरगफ ये कहता है बेटा कि डीएनए के अंदर प्यूरिन्स और पेरीमेडिनीज की जो रेशियो है हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, 1:1 आएगी। एमसीक्यूज है। कैसे बेटा, देखें अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास एडेनिन कितनी है, सपोज बन जाए, मैं कहता हूं कि एडेनिन 10 है। अगर एडेनिन 10 है बेटा आपके पास, इसका मतलब एडेनिन के सामने हमेशा क्या होती है, थायमीन होती है। तो बेटा 10 ही क्या होंगी बेटा, थायमीन होगी। मैं कहता हूं कि आपके पास गुआनिन कितनी है, मैं कहता हूं कि 20 आपके पास गुआनिन है। तो गुआनिन के सामने हमेशा साइटोसिन होती है, तो 20 ही बेटा आपके पास क्या होंगी, साइटोसिन होंगी। अब आप काउंट करें, देखें एडेनिन और गुआनिन को काउंट करें, 10 और 20 कितने हो गए, 30 हो गए, ठीक है। साइटोसिन और थायमीन को ऐड करें, 20 + 10 ये भी क्या हो गया, 30 हो गए।
आपने हमेशा याद रखना है बेटा कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द अर्बन चरगफ रूल प्यूरिन्स की तादाद हमेशा पेरीमेरिनीज के इक्वल होगी और रेशियो क्या होगी 1 होगी। तो अगर आपको देखें एक चीज भी दे दी जाती है तो आप दूसरी चीजें ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास दो साइंटिस्ट है, एक का नाम था बेटा एक का नाम था बेटा मोराइस विल्किंस और दूसरे का नाम था रोजलिंड फ्रैंकलिन। आप विल्किंस और फ्रैंकलिन भी याद कर सकते हैं। तो मोराइस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक को यूज करते हुए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को मालूम किया कि डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, तो हमारे पास मोराइस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन यूज द टेक्निक ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब उन्होंने क्या किया बेटा, एक्सरे का सोर्स लिया और एक्सरे की बॉम्बार्डमेंट करवाई किस पर बेटा, डीएनए पर। अब देखिए जो हमारे पास ये फोटोग्राफिक फिल्म है, रेड कलर वाली क्या फोटोग्राफिक फिल्म है, तो जैसे बेटा हमारे पास एक्सरेज आकर टकराई डीएनए से तो वो बेटा हमारे पास डिफ्रैक्ट होकर जाकर स्ट्राइक करती हैं बेटा, हिट करती हैं किससे, फोटोग्राफिक फिल्म को। तो जैसे फोटोग्राफिक फिल्म को ये हिट करेंगे तो यहां पर एक पैटर्न बनेगा, क्या बनेगा, जो बेटा जिससे टकरा कर आई उसका समझिए इमेज बनेगा। तो जब इमेज उसने देखा, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो उसे क्या हुआ, महसूस हुआ बेटा कि बेसिकली हमारे पास जो डीएनए है, ठीक है, ये कि आपके पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो इसके स्ट्रैंड्स हैं बेटा, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो ये बेटा हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के जरिए मोराइस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरेज को यूज किया, स्ट्राइक करवाया, हिट किया, और इसकी जब डिफ्रैक्शन हुई और वो फोटोग्राफिक फिल्म से जाकर टकराए तो वहां से उसे कंसेप्ट मिला, इमेज मिला, किस चीज का बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल का। तो उसने बताया कि डीएनए बेसिकली क्या, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स है, दो इसके स्ट्रैंड्स और दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। नेक्स्ट हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज उसके अंदर मौजूद है बेटा।